आज क्लास में हम उच्चतम न्यायालय के विषय में कल से चर्चा किए थे। उच्चतम न्यायालय के विषय में न्यायिक पुनरावलोकन के विषय में चर्चा किया था मैं। और न्यायिक पुनरावलोकन के साथ साथ उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, दो टर्म को मैंने आपको बताया था और चर्चा किया था कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, किस एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, इसके विषय में मैंने चर्चा किया था। आपको चर्चा की थी कि 1773 के रेगुलेटिंग रेट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था तो उस समय प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्प्रे। याद रखिएगा, प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्प्रे। एलिजा इम्प्रे प्रथम न्यायाधीश थे। और उच्चतम न्यायालय पहले कहाँ था? कलकत्ता में। जब आपको दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, जॉर्ज पंचम आई थी दिल्ली में और उसकी पत्नी थी रानी मेरी। उसके स्वागत में दिल्ली दरबार का इसके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन के क्रम में यह घोषणा किया गया था कि अब भारत की राजधानी दिल्ली न होकर, कलकत्ता न होकर दिल्ली होगी। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफर किया गया? तो 1912। घोषणा कब किया गया? 1911। उसी के चर्चा के दरम्यान में आगे बढ़ते हुए मैंने सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा किया था और कुछ चर्चा चैप्टर जो पढ़ाया था न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? अभी हम आपसे पूछेंगे, हम समझा देते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन है क्या। न्यायिक पुनरावलोकन है जब आप उच्चतम न्यायालय में केस करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है। अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय में आप केस किए, अब उस डिसीजन आया उच्च न्यायालय चाहे उच्चतम न्यायालय में, और डिसीजन आया और डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप याचिका दायर कर सकते हैं। और उस याचिका को कौन सुनेगा? जो जज डिसीजन आपको दिया है वही सुनेगा और सरसरी निगाह से अपने डिसीजन को देखेगा। और डिसीजन को देखने के बाद जब उसमें कोई त्रुटियां होगी तो त्रुटि होगी तो फिर डिसीजन को सुधारेगा, और त्रुटि नहीं होगी तो डिसीजन को नहीं सुधारेगा। तो यही हुआ न्यायिक पुनरावलोकन। आप उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो अभिलेख न्यायालय कैसे कहते हैं? उच्चतम न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। तो अभिलेख न्यायालय है क्या? उच्चतम न्यायालय में कोई भी डिसीजन होता है तो डिसीजन को रखा जाता है। उदाहरण के द्वारा मैं समझा दूं आपको। कोई दौरी एक्ट का पर केस हुआ, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि उच्चतम न्यायालय फैसला दिया कि उसके पति को और उसके सास को फांसी की सजा हो चाहे जीवन कारावास की सजा हो। अगर सेम वही मैटर उच्च न्यायालय में आ गया तो वकील जो है वह उस वकील कह सकते हैं कि सेम मैटर में उच्चतम न्यायालय में फैसला आया था, आज से आजीवन कारावास की सजा दिया था। यानी उस जो भी डिसीजन उच्चतम न्यायालय देती है वह डिसीजन को रखा जाता है। और उस डिसीजन को आलोक में चाहे अन्य अधीनस्थ न्यायालय में, नीचे वाला न्यायालय में जब बात होता है तो अन्य में वो डिसीजन को हवाला देते हुए जज के सामने अपील किया जाता है और जज उसी आधार पर डिसीजन देते हैं। उच्चतम न्यायालय के डिसीजन के विषय में, पुनरावलोकन के विषय में बताया, अभिलेख न्यायालय के विषय में बताया, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में बताया। अभी तुम बोलो तो जी इधर आओ। उच्चतम न्यायालय में अभी चीफ जस्टिस कौन है? आपसे क्वेश्चन। भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। भारत के चीफ जस्टिस अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ है। उच्चतम न्यायालय में किसी भी जज को न्यूनतम उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। अधिकतम उम्र कितना वर्ष तक रह सकता है? जो तुम कितना वर्ष? उच्चतम न्यायालय में कोई भी जज अपने पद पर कितना वर्ष तक रह सकते हैं? कोई आदमी 65 वर्ष। कितना वर्ष? 65 वर्ष तक। इस बात को याद रखना है। न्यूनतम उम्र सीमा की कोई भी चर्चा नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा की चर्चा है। अधिकतम उम्र सीमा कितना वर्ष? 65 वर्ष। तो ये बात जान लीजिए। तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो एक चर्चा किए थे आपको दीवानी मुकदमा
और फौजदारी मुकदमा। जो निचली अदालत होता है, तो दीवानी मुकदमा जो आपको जमीन संबंधित कोई विवाद होता है, और जमीन संबंधी विवाद होता है, वह दीवानी मुकदमा के अंतर्गत आता है। और फौजदारी मुकदमा उस मुकदमा को कहते हैं जो आप किसी के साथ मारपीट कीजिए, किसी को हत्या कर दीजिए, तो वह मुकदमा कौन हो गया? फौजदारी मुकदमा हो गया। तो मुकदमा दो प्रकार के मुक्त होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी जमीन संबंधी विवाद होता है, फौजदारी मारपीट संबंधी विवाद होता है। यही अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय में होता है, और जिला न्यायालय में इसको सुनवाई की जा सकती है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उस तब किसी भी चीज़ को उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। किसी भी देखिए, यह जान लीजिए, कानून कौन बनाती है? संसद। कानून को रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर आप किसी डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, अगर आप पेश किए अधीनस्थ न्यायालय में, जिला न्यायालय में संतुष्ट नहीं हुए तो कहाँ गए? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी संतुष्ट नहीं हुए तो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है तो अंतिम डिसीजन होता है, और डिसीजन को व्यक्ति को मानना पड़ता है। यानी देश चलता है कानून से, बिना कानून से देश नहीं चलता। अगर आपको हम पढ़ाते हैं तो एक नियम है, ये नहीं कि आपको हम गाली बकने लगेंगे, आप हमको गाली बकने लगेगा। कहने का अर्थ होता है सबका एक नियम है। नियम जैसे कोचिंगें चलाते हैं, अब कोचिंग चलती है, यह एक संस्था है, और संस्था किस अनुसार चलता है? तो नियमानुसार चलता है। तो आप अधीनस्थ न्यायालय, पूर्णाविलोकन, इसके अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पहले कहाँ था, इसके विषय में चर्चा किए। क्वेश्चन जो इतना पढ़ाए हैं, इतना बताया है, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लड़का कराओ तो पीछे कराओ पीछे। पहला क्वेश्चन तुमसे, उसको वहां पर लगा। पहला क्वेश्चन तुमसे है, उच्चतम न्यायालय जब किस एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ? किस एक्ट के तहत? बैठ जाओ, कोई आदमी हाथ उठाओ, वहां दो, ठीक है, वहां दो, करो वहां दो। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटरी एक्ट कब? 1773। वाह, गुड ज्योति, तुम बोलो। 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत कब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? इसलिए 1773 रेगुलेटरी एक्ट कब? 1774। आप बोलिए, तुम बोलो तो जी लड़की। भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय कहाँ था? जब 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया तो उच्चतम न्यायालय कहाँ था? कलकत्ता। आप बोलिए, कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई? नहीं, आपको 1912 में कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। तो आपको उच्चतम न्यायालय के समय थोड़ा चर्चा किए। इसी प्रकार से आगे क्लास से कंटिन्यू रहते रहेगा, और इसके बाद फिर आगे कभी मौका लगेगा तो हम यूट्यूब पर डालेंगे, और अपना चैनल पास फाइंडर में भी ये सब पर हम डालते ही हैं, और जो न्यूज होता है देते ही हैं। क्लास का कभी कभी हम देते हैं, क्लास को बराबर हम देना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता। इसे कोचिंग का प्रचार प्रसार होता है, इसको हम शोभा नहीं मानते, लेकिन कभी कभी देना ही पड़ता है। धन्यवाद, थैंक यू।